जंगल के बीचों बीच जहाँ इंसान का नामो निशान नहीं था, वहाँ एक बड़ी सी फैसिलिटी के बीचों बीच ग्राउंड पे 5 परिवारों के 31 लोगों को एक कतार में खड़ा किया गया। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, उनके केवल मुंह खुले हुए थे और उन्हें कैंपस में चारों तरफ से ढेर सारे कैदी घेर कर खड़े थे। आगे क्या होने वाला है ये सोच सोच कर उन सब के हाथ पैर डर की वजह से कांप रहे थे कि तभी उन 31 लोगों के सामने एक सिपाही आकर खड़ा हो गया, जिसने अपनी जेब से एक बंदूक निकाली और एक एक करके सभी को पॉइंट ब्लैंक पे गोली मार दी। ये सुनने में किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये घटना रियल है और ये वर्ड टू वर्ड घटी थी नॉर्थ कोरिया की एक जेल में, जहां सबको सबक सिखाने के लिए उनकी नजरों के सामने 5 परिवार के 31 लोगों को सजाए मौत दी गई। लेकिन आखिर उन 5 परिवारों ने ऐसा किया क्या था? जुर्म उनका बस इतना था कि उनके परिवार के एक सदस्य ने इस घटना से एक दिन पहले जेल से भागने की कोशिश की थी, जिसके लिए उस भागने वाले कैदी को तो सबसे पहले ही खत्म कर दिया गया था। लेकिन वो अपराधी चूंकि उनके परिवार का हिस्सा था, इस छोटी सी वजह से इन पूरे परिवारों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि उनकी लाशों को एक मिसाल बनाया जा सके, ताकि कोई भी कैदी जेल से भागने के बारे में सोचे तक ना। और वहां के गार्ड्स को भी किसी पर तरस नहीं आया, क्योंकि वो सब अपने सुप्रीम लीडर को भगवान की तरह पूछते हैं और उस सुप्रीम लीडर की इच्छा को पूरा करने के लिए वो लोग अपने खुद के परिवार तक को दांव पे लगा सकते हैं। ये तो फिर भी दूसरे का परिवार था। तो अगर ऐसा क्या होता है नॉर्थ कोरिया में जो वहां के लोग इतने ज्यादा ब्रेन वॉश्ड हो जाते हैं कि वो अपने सुप्रीम लीडर के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं? आखिर क्यों वहां के लोग अपनी 11 साल की बच्चियों को भी खुशी खुशी उनका करवाने के लिए भेज देते हैं? और कैसे चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच मौजूद 4 किलोमीटर का फासला किम जोंग उन को दुनिया के सभी हमलों से बचा कर रखता है? तो आज हम चलने वाले हैं नॉर्थ कोरिया और जानेंगे वहां की 2 ऐसी घटनाएं जिन्हें सुनने के बाद तुम्हारी आंखें भर आएंगी। Bye bye, America. नॉर्थ कोरिया का जो मीडिया है वो पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में है और इस वजह से वहां के लोग सिर्फ वही देखते हैं जो उनकी सरकार उनको दिखाना चाहती है। और यकीन मानिए वहां के लोगों के लिए उनका सुप्रीम लीडर किसी भगवान से कम नहीं है। लोगों को लगता है कि उनके लीडर्स दिन रात काम करते हैं उनके लिए और उन बेचारे सुप्रीम लीडर्स को सोने तक की फुर्सत नहीं मिलती और वो रात रात भर रोते हैं ये सोच सोच कर के वो अपने प्यारे सिटीजन्स को एक अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहे। और इसी चिंता में कई बार वो सुप्रीम लीडर्स बीमार पड़ जाते हैं। ये एक ऐसी इमेज पोर्ट्रे की गई है लोगों के मन में, जिसकी वजह से वहां के लड़कों के मन में सुप्रीम लीडर के प्रति इतनी श्रद्धा हो जाती है कि वहां के लड़कों के जीवन का बस एक मकसद रहता है, यूनिट 974 में शामिल होना। ये वो यूनिट होती है जो सुप्रीम लीडर की पर्सनल सिक्योरिटी का ख्याल रखती है और वहां के लड़कों के लिए इस यूनिट में शामिल होना और काम करना एक ड्रीम जॉब इसलिए है क्योंकि इस जॉब की वजह से वो अपने सुप्रीम लीडर को और ज्यादा पास से देख सकते हैं। हालांकि इस यूनिट में ऐसे ही कोई नहीं घुस सकता। हर एक कैंडिडेट का उसकी पिछली 8वीं पीढ़ी तक बैकग्राउंड चेक होता है। इसके अलावा उनके और उसकी फैमिली की लॉयल्टी के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि वो कितना ज्यादा देखने में सुंदर और शरीर से मजबूत है। दुनिया भर की चेकिंग्स होती हैं और एक भी कमी निकल जाए तो उस बंदे को यूनिट से निकाल दिया जाता है। ऐसे ही एक यूनिट में 17 साल के कांग जिन भी भर्ती हुए, जिन्हें लगा था कि अब उनकी लाइफ बदल जाएगी। उन्हें कहा जाता था कि अगर आप एक बार लीडर्स की सर्विस में घुस गए तो 13 साल तक आप अपनी ड्यूटी से एक दिन के लिए भी फ्री नहीं हो सकते, चाहे आपकी मौत ही क्यों ना आ जाए। उन लोगों को दिन भर ट्रेनिंग में इस बात का यकीन दिलवाया जाता था कि उनके सुप्रीम लीडर्स जनता की कितनी ज्यादा परवाह करते हैं और वो कितनी शांत वाली जिंदगी जीते हैं और कैसे वो एक देवता हैं जिन्हें दुनिया के कई देश मारना चाहते हैं। उनके दिमाग में ये बात ठूंस ठूंस कर डाल दी गई थी कि अगर किसी भी वजह से सुप्रीम लीडर की जान चली गई तो उन सब को अपनी जान देनी पड़ेगी। सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि अगर कोई भी इंसान उनके घर की बाउंड्री के आसपास भी दिखता है ना तो बिना पूछे बिना सोचे समझे उसे गोली मार देने का आदेश है। तो अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि इन लोगों के लिए किम भगवान है और ये लोग बस एक रूल फॉलो करते हैं, डोंट क्वेश्चन देम, जस्ट
ओबे देम। बहुत ज्यादा टफ ड्यूटीज और हार्श कंडीशंस के बावजूद भी कांग अपनी नौकरी से बड़ा खुश था, क्योंकि इसी बहाने उसे अपने भगवान की सुरक्षा करने का मौका जो मिल रहा था। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई उसके सामने आती गई। जो इमेज उसके सामने पोर्ट्रे की गई थी उसकी हकीकत कांग को नजर आने लगी। किम जोंग के पास आज कुल 20 से लेकर 30 प्राइवेट लग्जरी विलास हैं, दुनिया में शायद सबसे ज्यादा। लेकिन वहां की जनता को ये यकीन दिलाया गया कि किम जोंग के पास ये विलास इसलिए हैं ताकि वो देश के किसी भी कोने में रहकर काम कर सकें, क्योंकि उन्हें अपने देश के हर कोने की बड़ी चिंता है। इन विलास में किम जोंग उन ज्यादातर या तो रयोंगसोंग में रहते हैं या फिर चोंगसोंग में। रयोंगसोंग में इसलिए क्योंकि वो सिटी सेंटर में है, और चोंगसोंग में इसलिए क्योंकि वो चाइना बॉर्डर से महज 4 से 5 किलोमीटर दूर है, जिस वजह से युद्ध की परिस्थिति में भी कोई भी देश वहां पे कभी भी कोई बड़ा बॉम्ब या एक्सप्लोसिव गिराएगा ही नहीं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट चाइना बॉर्डर तक भी जाएगा, जो इनडायरेक्टली उस देश के साथ भी चाइना से जंग छिड़ सकता है। दिन के उजाले में भी इन विलास के कई किलोमीटर के रेडियस में आसपास कोई भी व्यक्ति दिखना मना था, और हमेशा पिन ड्रॉप साइलेंस रहती थी यहाँ। लेकिन अंधेरा होते ही 8-10 बजे के बाद पूरा माहौल बदल जाता है। विला के अंदर से अचानक तेज गानों की आवाज आने लगती है। एक एक करके एक से बढ़कर एक लग्जरी कार गेट से एंटर करती है, और उससे उतरती हैं 17 से 20 साल की खूबसूरत लड़कियां, जिनमें से कि कुछ तो माइनर भी हुआ करती थीं। अब इन लड़कियों को कभी वैश्या या फिर इस तरीके के वर्ड के साथ कभी एसोसिएट नहीं किया जाता था, बल्कि इन्हें बुलाते थे किपुमजो, जिसका मतलब होता है प्लेजर स्क्वाड। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि उन लड़कियों को एक फॉल्स पैट्रियोटिक आइडेंटिटी दी जा सके। जैसे वहां पर लड़कों को बचपन से ही ट्रेन कर दिया जाता था कि भैया तुम्हें बड़े होकर सुप्रीम लीडर की रक्षा करनी है, ठीक वैसे ही लड़कियों को भी समाज और उनके माँ बाप बचपन से ही एक बात सिखा देते थे कि उनका शरीर केवल देश के सुप्रीम लीडर को प्लेजर देने के लिए ही बना है, और उनको ये मौका बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। सरकारी आदमी आए दिन स्कूलों में जाया करते थे, और उन्हें जो भी सुंदर लड़कियां दिखती थी उनकी वो लिस्ट बनाते थे। फिर कुछ समय बाद उन लड़कियों को भेजा जाता था स्क्रीनिंग के लिए। किम सेओआ नाम की लड़की महज 11 साल की थी जब उसे प्लेजर स्क्वाड में सिलेक्ट किया गया, और उसे सिलेक्ट करने के बाद आए दिन हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता था। और ऐसा क्यों होता था आई थिंक आप समझ ही गए होंगे। लड़कियों को इस स्क्वाड में शामिल करने से पहले उनकी वर्जिनिटी टेस्ट होती थी, एसटीडी टेस्ट होते थे, और बड़ी बड़ी भीड़ के सामने उनके कपड़े उतारवा दिए जाते थे। वो रो भी नहीं सकती थी क्योंकि आखिर ऐसा करना गुनाह जो होगा। अब सुप्रीम लीडर्स, उनके खास दोस्त उन लड़कियों को देखते थे और पता नहीं क्या क्या होता था। लड़कियों को भी इस बात का बुरा नहीं लगता था क्योंकि बचपन से ही उनको ब्रेन वॉश कर दिया जाता था। माँ बाप तो ये समझाते थे कि तुम्हारे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि तुम्हें ये काम करने का मौका मिल रहा है। उस 11 साल की ने बताया कि स्क्रीनिंग के दौरान वो जो लीडर्स होते थे वो लड़कियों के शरीर से इतना ऑब्सेस्ड रहते थे कि उसकी एक दोस्त के शरीर में इंजेक्शन और सर्जरी की वजह से छोटे छोटे निशान पड़ गए थे, और केवल इस छोटे से निशान की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। बहुत लंबे अरसे तक चलती है स्क्रीनिंग की प्रोसेस, एक एक चीज की जांच की जाती है, और थोड़ी सी भी लड़कियों में कमी होती तो उनको निकाल दिया जाता है, और बाद में छठी हुई लड़कियों को शामिल किया जाता है प्लेजर स्क्वाड में। वहाँ के लीडर्स का ऐसा मानना है कि 17 साल से ऊपर की लड़कियां उन्हें प्लेजर देने के लिए बूढ़ी हो चुकी हैं, और इसीलिए चुना जाता था स्क्वाड में कम उम्र की लड़कियों को, और कोई भी इसका विरोध कर नहीं पाता था। और कैसे करेगा, जनता के पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। जब किंग सीओ प्लेजर स्क्वाड में आए तो उसे पता चला कि लड़कियों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है यहाँ पर। मंजोक जो ये वो लड़कियां होती हैं जो लीडर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। हैंग बॉक जो इनका काम होता है लीडर्स की मसाज करना, और गमू जो जिनका काम होता है सुप्रीम लीडर्स की पार्टी में नाचना गाना। यूनिट 974 को पता रहता था कि अंदर किस वक्त पार्टी चल रही है। खुल के नशा चल रहा है, दुनिया की बेस्ट दारू, बेस्ट सिगरेट और देश की सबसे खूबसूरत लड़कियां इस समय लीडर्स को परोसी जा रही हैं। मगर वो सैनिक जो उस यूनिट में रहते हैं ना, वो इतने खतरनाक तरीके से ब्रेन वॉश्ड रहते हैं कि उन्हें अपने लीडर पर उस समय भी दया आ रही होती है। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि उनके लीडर बेचारे सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे जनता की चिंता में रहते हैं और उनकी भलाई का सोचते हैं, और इसीलिए अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए इस तरीके की छोटी मोटी पार्टी तो उनको मिलनी ही चाहिए, जबकि अंदर वही लीडर्स देश की लड़कियों को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। और अगर कोई भी इस सब चीजों के खिलाफ आवाज उठाता है, चाहे लड़की हो, चाहे सैनिक हो, चाहे उनके माँ बाप हो, तो उनको बिना सोचे समझे गोली मार दी जाती है। अब किम थी सबसे ज्यादा खुशनसीब क्योंकि उसको प्लेजर स्क्वाड में नाचने गाने वाला काम मिल गया। जब पार्टी होती थी तो वो और उसकी सहेलियां नाचती गाती थी, बाकी टाइम वो उन बड़े बड़े आलीशान महल जैसे विलास की साफ सफाई करती थी। उन विलास में जहां उनकी सहेलियां
लीडर्स की हवस का शिकार होती रहती हैं। और जब उनका इस्तेमाल खत्म हो जाता है ना उन लड़कियों का, तो फिर उनको कहाँ गायब कर दिया जाता है कोई नहीं जानता। और उन लड़कियों के गायब होने के पीछे भी एक बहुत सॉलिड वजह है। देखो किम तो करती थी साफ सफाई और नाचने गाने का काम, लेकिन जिन लड़कियों को प्लेजर वाली टीम में रखा गया था उन्हें कभी भी जिंदगी में आजादी नहीं मिलती, क्योंकि लीडर्स मानते हैं कि मसाज लेते वक्त या नशे में पार्टी के वक्त बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लीक हो जाती हैं, उन लड़कियों को पता चल जाती हैं। और अगर इन लड़कियों को बाहर जाने दिया गया तो वो सीक्रेट एक्सपोज हो सकते हैं, वो राज किसी को बता सकती हैं। और इसीलिए पूरे 10-12 साल तक वो रहती हैं कैद में और उनको कंप्लीट तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है और उनको यूज किया जाता है। और उसके बाद उनकी फोटो को किसी प्रोडक्ट की तरह बड़ी बड़ी रैंक के ऑफिसर्स के सामने रख दिया जाता है और कहा जाता था कि उनका जिस लड़की से शादी करने का मन करे उससे शादी कर लो। यहाँ पर लड़की की मर्जी कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि अगर वो रिफ्यूज करेगी तो उसके पास बस दूसरा ही ऑप्शन रहता है मरने का। लड़की और उसके घर वालों को बस शादी के पहले बता दिया जाता था कि तुम्हारी शादी यहाँ हो रही है, इस बंदे से हो रही है। उसके परिवार वालों को बता दिया जाता था कि भाई ये परिवार है, इतनी तारीख को शादी है। शादी वाले दिन भी उस लड़की के पीछे सिक्योरिटी लगी रहती थी साई की तरह, ताकि शादी के दौरान वो लड़की कोई सीक्रेट अपने घर वालों को ना बता दे। और बस ये शादी के 1-2 दिन ही होते थे जब उसके घर वाले उस लड़की से मिल सकते थे, उसके बाद वो लड़की बाकी दुनिया से पूरी तरह से काट दी जाती है। शादी होने के बाद वो लड़की फिर बस एक कॉमोडिटी बनकर रह जाती है, जिसको पहले लीडर्स ने एक्सप्लॉइट किया अपने प्लेजर के लिए और अब एक ऑफिसर अपनी वाइफ के नाम पर प्लेजर लेने के लिए इस्तेमाल करता है। और उस लड़की को कभी भी अपने परिवार के सदस्यों से नहीं मिलने दिया जाता, एक दिन के लिए भी नहीं। अब किम काफी खुशनसीब थी क्योंकि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और साथ ही में उसकी पहचान हो गई एक साउथ कोरिया के लड़के से, जिसके साथ उसने जुगाड़ लगाकर साउथ कोरिया भाग जाने का प्लान बनाया। अब वो तो लड़के के साथ साउथ कोरिया भाग गई और नॉर्थ कोरिया की इस नर्क से निकल गई, लेकिन उसकी इस हरकत का खामियाजा उसके परिवार को यहाँ नॉर्थ कोरिया में भुगतना पड़ा। उसके माता पिता जो नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में रहते थे, उनके घर अचानक से कुछ सरकारी लोग पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि आपकी बेटी के नॉर्थ कोरिया जाने की वजह से सरकार अब आपके घर पर कब्जा कर रही है। और उस परिवार को जबरदस्ती भेज दिया जाता है शहर से दूर एक बीहड़ में मजदूरी करने के लिए। और यहाँ पर किसी की कोई मर्जी नहीं चलती। एक बार अगर आपको बोल दिया कि अब आपको जीवन भर मजदूरी करनी है, तो आप भले ही कितने पढ़े लिखे हो, आपको जंगल में जाकर मजदूरी करनी ही पड़ेगी। और ये सुनकर उस लड़की के मतलब किम के पिता को हार्ट अटैक आ गया और जंगल में जाकर रहने की वजह से कुछ समय बाद उसकी माँ की भी मौत हो गई, क्योंकि वो लोग कोई पेशेवर मजदूर तो थे नहीं। और इस तरह से वहां की सरकार सजाए मौत देती है धीरे धीरे तड़पा तड़पा। किम सीओ तो चली गई नॉर्थ कोरिया से, मगर उसके माता पिता की जिंदगी को उस आजादी की कीमत चुकानी पड़ी, वो भी अपनी जान और अपने सम्मान से। जब कांग की ड्यूटी उस यूनिट से खत्म हुई करीब 13 साल बाद बिना एक दिन छुट्टी लिए, तब वो बड़ा खुश था कि अब वो अपने परिवार से फाइनली मिल सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए जब वो कोरिया के उन गलियों में आया जहां वो रहता था, तब उसने वो देखा जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने लोगों की गरीबी देखी, लोगों को लाचारी में कुछ भी बेचने पर मजबूर होते देखा। उसे लगा था कि पिछले 13 साल में उसके सुप्रीम लीडर ने देश का बड़ा विकास कर दिया होगा, लेकिन यहाँ तो हालात कुछ और ही थे। उन लोगों को ट्रेनिंग के दौरान या फिर सर्विसेज के दौरान वीडियोस ऐसे दिखाए जाते थे कि उनकी गैर मौजूदगी में देश का बहुत ज्यादा विकास हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो कोई विकास नहीं हुआ था। लोग गरीब थे, मजबूर थे। ग्राउंड रियलिटी में जिस इंसान को अब 2 वक्त की रोटी नसीब हो जा रही थी, वो बड़ा खुशनसीब माना जा रहा था। कांग ने देखा कि रेलवे स्टेशन में पटरी के पास एक लाश पड़ी हुई थी और वो पड़ी पड़ी वहां सड़ गई और किसी कर्मचारी ने उसे उठाया तक नहीं, ऐसे जैसे किसी इंसान की, आम आदमी की जान की कोई कीमत ही ना हो। कांग की बीती 3 पीढ़ियां देश के लिए सेवा में आर्मी में रही। उसने खुद 13 साल तक सुप्रीम लीडर की रक्षा वाली यूनिट में काम किया और बदले में मिला क्या, उनके परिवार की हालत बहुत खराब थी। उनको दलिया खाकर जिंदा रहना पड़ रहा था और ये अफोर्ड करने के लिए भी उनको सारे परिवार को रोज काम के लिए जाना पड़ता था। और जिस दिन काम नहीं मिलता था उस दिन ये दलिया भी नसीब नहीं होता था, मतलब खाने के लाले पड़ जाते थे। लोग अपने परिवारों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे थे, लेकिन उनके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। बस एक उम्मीद में कि उन सब ने देश के लिए इतना किया है, इतनी श्रद्धा से काम किया है सुप्रीम लीडर्स के लिए, तो आखिर आज नहीं तो कल उस देश की हालत सुधर जाएगी, उन लोगों के दिन अच्छे आ जाएंगे। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटती है जिससे लॉयल्टी के ताज के पत्तों से बना ये महल पत्तों की तरह बिखर जाता है। सर्विस से रिलीज होने के बाद किसी भी यूनिट के सैनिक को 2 फैसिलिटी मिलती है। पहली बात तो वो फ्री में किसी भी यूनिवर्सिटी से अपनी पसंद से पढ़ाई कर सकता है और फिर उसको अपनी पसंद की उस एजुकेशन के हिसाब से नौकरी भी मिल सकती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद कांग ने स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया और इत्तेफाक से उनकी बीवी को भी उस समय ट्यूबरक्लोसिया हो गया। कांग अपनी बीवी का छोटा मोटा इलाज कराता रहा और
उसको उम्मीद थी कि एक दिन उसकी बड़ी नौकरी लग जाएगी, तब उसके पास इतना पैसा आ जाएगा कि वो अपनी बीवी का प्रॉपर इलाज करवा पाएगा। अब उसने जिस बड़ी नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा था वहां से एक दिन लेटर आता है और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है बिना किसी रीजन के। उसके सारे सपने टूट जाते हैं। उसे तो ये बताया गया था कि यूनिट में 13 साल काम करने के बाद आपको एक बढ़िया नौकरी, बढ़िया जिंदगी मिलेगी, लेकिन यहाँ मिला उसे धोखा। वो अपनी बीवी का इलाज कराते रहे, छोटी मोटी नौकरियां करते रहे, 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में उनका जीवन कट गया। उनकी बीवी ने भी टीवी के सामने हार मान ली। एक दिन ऐसे ही जिंदगी जीते जीते उनकी बीवी ने दम तोड़ दिया। पिछली 3 पीढ़ियों ने देश को इतना कुछ दिया, लेकिन देश ने कांग को कुछ भी नहीं दिया। और ये कहानी केवल कांग की नहीं थी, नॉर्थ कोरिया के लगभग हर परिवार की यही कहानी थी। लोगों को हर तरीके से चूस लिया जाता है, उनको ब्रेन वॉश करके उनका मिसयूज किया जाता है। इस घटना के बाद देशभक्ति को छोड़कर कांग खुद एक ब्रोकर बन गया। वो लोगों को देश से बाहर निकालने का काम करने लग गया और 2016 में वो खुद भी साउथ कोरिया आ गया और उसने अपनी एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत की। आज हजारों लोग नॉर्थ कोरिया से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दर्जन ही ये काम में सफल हो पाते हैं। जो लोग सफल हो जाते हैं वो एक स्वर्ग महसूस करते हैं, एक आजादी महसूस करते हैं, लेकिन जो पकड़े जाते हैं उनकी जिंदगी जीते जी नर्क बना दी जाती है। उन्हें ऐसी प्रताड़ना मिलती है कि जिसके बारे में सोचकर ही आपकी रूह कांप जाए। और अगर आप जानना चाहते हैं ऐसे लोगों की सच्ची कहानियां जो नॉर्थ कोरिया से भागते समय पकड़े गए और फिर उनके साथ क्या हुआ, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी जब भी नॉर्थ कोरिया के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ ना, रिसर्च करता हूँ, मुझे हमेशा यही फील होता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि भाई मैं इंडिया जैसे देश में रहता हूँ। रहता क्या हूँ, मतलब मैं इंडियन ही हूँ। तो भैया हर देश की जो चमक धमक बाहर से दिखती है ना, असलियत वैसी नहीं होती। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है, हमारी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, और अगर हाँ पहली बार मुझे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस कैटेगरी में वीडियोस बनाने वाले अब 2-4 यूट्यूबर ही बचे हैं यूट्यूब पर। सो लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले एक और नॉलेजेबल वीडियो में।